क्या आप जानते हैं कि 14 मार्च 2025 को पड़ने वाला खूनी चंद्रग्रहण आखिर आपकी जिंदगी में क्या असर डालेगा? क्या आप जानते हैं कि 14 मार्च को होली भी है और चंद्रग्रहण भी है? क्या आप जानते हैं कि आखिर इस चंद्रग्रहण का असर कब और कहां कितना होने वाला है? क्या आप जानते हैं कि आपकी राशियों पर भी इसका असर हो सकता है? क्या आप जानते हैं कि इसका असर देश और दुनिया की राजनीति से लेकर के और पैसे से लेकर के और लाइफस्टाइल तक होगा? क्या आप जानते हैं कि इस चंद्रग्रहण का असर प्राकृतिक आपदाओं पर भी होगा? क्या आप जानते हैं कि इसका असर आपके मन पर भी होगा? खासकर तब जब एक ही महीने में 2 चंद्रग्रहण, जी हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं, 14 मार्च 2025 और 29 मार्च 2025 पर 2 चंद्रग्रहण पड़ रहे हैं। पहला चंद्रग्रहण पूर्ण चंद्रग्रहण है और दूसरा चंद्रग्रहण ये सूर्य ग्रहण है इस एक महीने के अंदर। जी हाँ बिल्कुल सही समझा आपने, 14 मार्च और 29 मार्च को 2 ग्रहण पड़ रहे हैं। पहला चंद्रग्रहण है और दूसरा सूर्य ग्रहण है। यह भी सच है कि ये दोनों ही चंद्रग्रहण भारत में देखे नहीं जा रहे, पर जिस तरह की खबरें आ रही हैं और जिस तरह की गणनाएं हैं, जिस तरह की शोध है, उसको देखकर बहुत साफ लगता है कि भारत भी इस ग्रहण के असर से अछूता नहीं रहने वाला। चलिए, ढेर सारे प्रश्नों के साथ हमारे साथ हैं वीनू जी। हर बार की तरह वीनू जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। हमने पॉडकास्ट की नई परंपरा को जन्म दिया है, तो आमतौर पे गेस्ट जो हैं वो होस्ट के द्वारा स्वागत किए जाते हैं, पर पहली बार ऐसा है कि जो गेस्ट है वो होस्ट के स्वागत करता है। तो विनू जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे प्रश्न हैं आपके और अब बिना विलंब किए हम अपने प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। आपके खाते में पहला प्रश्न क्या है? धन्यवाद पंडित जी। आपने अभी बताया कि होली के दिन ही ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, तो क्या इस बार हम होली मना सकते हैं चंद्र ग्रहण के साथ? हाँ, एक जो बात है कि भाई होली मनाई जा सकती है कि नहीं, तो चंद्रग्रहण जरूर पड़ रहा है, पर ये भारत में दृश्य नहीं होगा, इसलिए भारत में आप होली तो बना सकते हैं क्योंकि भारत में इसका सूतक नहीं लगेगा। पर यस, अगर आप भारतीय हो और अगर आप अमेरिका में रहते हो, साउथ अमेरिका में रहते हो, तो निश्चित तौर पर इसका असर पड़ेगा। खासकर इसका असर जो है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में, पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी अफ्रीका में दिखाई पड़ेगा। जी, उत्तरी और पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका, यूरोप में दिखाई पड़ने वाला चंद्र ग्रहण वहां क्या असर करने वाला है इस बार? देखिए, जैसे कि मैं कह चुका हूं कि 2 ग्रहण हैं, पहला चंद्र ग्रहण है और दूसरा सूर्य ग्रहण है, और दोनों ही ग्रहण भारत में नहीं दृश्य होंगे, मगर ये यूरोप में दिखेंगे, ये दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका में दिखाई पड़ेंगे, और जिन जिन जगहों पर दिखाई पड़ेंगे जाहिर है कि उन पर ये असर भी डालेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रहण अगर भारत में नहीं दिख रहा है तो उसका असर नहीं होगा। से आपका संकेत है अमेरिका में, आपका संकेत है यूरोप में, आपका संकेत है रशिया और यूक्रेन का संकट से, आपका संकेत है कि जिस तरह जेलेंस्की कहते हैं कि भाई नहीं, हम तो लड़ेंगे और पूरा यूरोप उन्हें साथ देने की तैयारी में है। ये बात अलग है कि अमेरिका उसके पक्ष में नहीं है, मगर अगर ये बात बढ़ी और ऐसा लगता है कि युद्ध अगर बढ़ा, जैसा कि डर है पूरे यूरोप को पुतिन से, तो ऐसी स्थिति में बहुत साफ है कि ये युद्ध बढ़ेगा। और जिस तरह के ग्रहण पड़ रहे हैं और ग्रहण के करीब करीब ही पूरा यूरोप एक डिसीजन लेने वाला है, व्हाट शुड डू, कि यूक्रेन में क्या करना है, तो इसका असर कुछ तो होगा। यदि हम कहें कि युद्ध रुक जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि युद्धोन्माद बहुत आसानी से रुकता नहीं है। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि जो इस समय ग्रहण पड़ रहा है, और खासकर 29 मार्च को सूर्य ग्रहण भी है और शनि का ट्रांजिट भी है। शनि जो है वो कुंभ राशि से मीन राशि में जाएंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि मीन राशि में पहले से ही राहु है। और अभी जब हम देखते हैं कि 14 मार्च को जो चंद्रग्रहण पड़ रहा है वो फुल मून है, मतलब खूनी चंद्रग्रहण है, एक तरह से लाल दिखने वाला चंद्रग्रहण है। तो इस लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर
अमेरिका की इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, यानी अमेरिका या साउथ अमेरिका हो या नॉर्थ अमेरिका हो या पूरा यूरोप हो, ये उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। और ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि ये युद्ध है वो एक्सटेंड हो सकता है। नहीं, जैसे अभी आपने कहा कि महीने में 2 ग्रहण एक साथ होने वाले, मतलब 15 दिन में 2 ग्रहण एक साथ होने वाले करीब हैं। करीब 14 और करीब 29 को। जी। तो देखने में आता है कि जब भी महीने में 2 ग्रहण पड़ते हैं ये अशुभ माना जाता है। हाँ, कुल एक वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण पड़ सकते हैं, और अगर 7 ग्रहण में से 2 ग्रहण या 4 ग्रहण में से 2 ग्रहण 15 दिन में पड़ जाएं, तो ऐसा माना जा सकता है कि कुछ विभीषिकाएं हो सकती हैं, खासकर वो पूर्ण चंद्र ग्रहण हो और पूर्ण सूर्य ग्रहण हो, या तो इस तरह से थोड़ी गंभीरता दिखाई पड़ती है। और खासकर जब ग्रहों का संचार भी होता रहो, एक राशि से दूसरी राशि में ग्रह जाने वाले हों, तो ये ज़्यादा गंभीर हो जाता है और ऐसी स्थिति में ज़्यादा अशुभता की कल्पना कर सकते हैं। जी। और पंडित जी, ये जो ग्रहण होने वाला है इस बार सिंह राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्र ग्रहण होने वाला है, तो क्या इसका जो परिणाम है सभी राशियों पर होगा? इसका जो शुभाशुभ फल जो है? देखिए, एक प्रश्न है आपका कि यदि ग्रहण पड़ रहा है तो क्या दुनिया के सभी लोगों पर असर पड़ेगा, एक, और दुनिया की सभी राशियों पर असर पड़ेगा, दो, और दूसरा प्रश्न है क्या दुनिया पर असर पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटी सी बात है कि अगर युद्ध बढ़ता है तो भारत की क्या भूमिका रहेगी, जो युद्ध बढ़ता है तो पेट्रोल की कीमतें क्या रहेंगी। तो इसका मतलब ये, यदि ग्रहण के कारण राष्ट्राध्यक्षों के दिमाग पर नेगेटिव असर पड़ता है और वो युद्ध के लिए अगर प्रेरित होते हैं, तो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया को उसकी कीमत देनी पड़ेगी। तो क्या भारत, क्या पाकिस्तान, क्योंकि युद्ध भले ही 2 देश लड़ रहे हो पर इकोनॉमी तो पूरी दुनिया की लगी है। से अमेरिकन जो है वो युद्ध के पैसे को बाहर से निकालने की कोशिश करेंगे, जाहिर है कनाडाई भी हैं, यूक्रेनियन भी हैं। तो जितना भी युद्ध होता है या जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, आखिर वो कंपनसेट तो सोसाइटी से होती हैं। तो जाहिर है कि उसका असर जो है वो आपको पूरी दुनिया में देखने को पड़ेगा। तो जाहिर है कि आपका ये प्रश्न है कि अगर ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है या चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो ये दिखाई तो जरूर अमेरिका या यूरोप में पड़ रहा है, पर क्या इसका असर सब पर होगा, क्या सारी दुनिया पर होगा, 12 राशि के लोगों पर होगा। जाहिर है कि अगर हम ये कहते हैं कि जो चंद्रग्रहण 14 मार्च को पड़ने वाला है पूर्ण चंद्रग्रहण है, और इससे यूरोप और अमेरिका, खासकर साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहने वाले हैं, और जाहिर है ये दुनिया की लीड करने वाली इकॉनमी। तो ऐसी स्थिति में पक्के तौर पर जानिए कि यदि अमेरिकन इकॉनमी में कुछ भी होता है उसका असर भारत पर होगा। इसका मतलब ग्रहण कहीं भी दिखाई पड़े या किसी को भी दिखाई पड़े, पर उसका असर सारे संसार के लोगों पर होता है। आज हमारा रिसर्च का विषय यही है कि जरूरी नहीं कि ग्रहण भारत पर दिखाई पड़े, भारत में सिर्फ सूतक भर नहीं लगेगा, मगर इसका असर आपको संसार में सभी जगह पर दिखाई पड़ेगा। तो 12 राशि पर दिखाई पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था या भारत की राजनीति या भारत की सामाजिक व्यवस्था, ये सभी तरह की चीज़ों में इसका असर दिखाई पड़ेगा। प्राकृतिक आपदाएं भी इस समय दिखाई पड़ सकती हैं। जी, तो इसका मतलब है ऐसा है कि पंडित जी चंद्रमा मन सो जाए सी जो बोलते हैं, चंद्रमा तो मन सो जाता है, जाता है, हाँ। जातक के मन से चंद्रमा देखा जाता है, जी। और जब चंद्रमा में ग्रहण पड़ेगा तो जाहिर है कि प्रत्येक मन पे उसका ग्रहण का असर होगा। यूक्रेन और रशिया का युद्ध के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यूक्रेन और रशिया का युद्ध जिस समय हुआ, एक भविष्य मालिका नाम की किताब है, और आप भी थोड़ा सा ज्योतिष में आपका इंटरेस्ट है ही, तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि चाहे वो भविष्य मालिका की खबर हो या नास्तिदमस की खबर हो या बाबा वेंगा की खबर हो या बाबा पीएस त्रिपाठी की खबर हो, है ना, सभी ने एक ही बात कही है कि भाई जब शनि राहु से आक्रांत होगा या शनि राहु के करीब जाएगा तो कुछ बड़ी प्राकृतिक या युद्ध की स्थितियां हैं, प्राकृतिक आपदाएं या बड़ी युद्ध की अवस्थाएं आ सकती हैं। और वो हम देख भी रहे हैं कि एक तरफ बहुत तेजी से युद्ध को रोकने की तैयारी है, और दूसरी तरफ पुतिन है जो अपनी जिद पर अड़े हैं, और फिर बहुत लालची अमेरिकन्स और दूसरे देश हैं जो यूक्रेन को लूटना चाहते हैं इस बुरे अवसर पे। तो ये सभी चीज़ें बताती हैं कि यूक्रेन की स्थिति बहुत आसान नहीं रहेगी, शांत नहीं रहेगी, और जाहिर है ये जो लूटपाट मची है ये आगे चल करके युद्ध को रोकने की जगह युद्ध को भड़काने का काम करेगी। आपने भविष्य मालिका की बात कही, ये बुक मेरे हाथ में अभी जी जी है। जी 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 मैंने भी इस बारे में पढ़ा पंडित जी। जी जी जी।
क्या दुनिया में महामंदी बढ़ेगी? देखिए, बहुत देखने में आया है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस समय मंदी चल रही थी। इसे उल्टा कर दो, अगर मंदी ना हो तो वॉर क्यों हो? मतलब वॉर हो रहा है, उसके पीछे जो रीज़न है, चाहे 1911 का समय हो, 1911 से 1919 का समय हो, या 1929 से 1939 का समय हो। अगर हम 1929 से 1939 का समय देखते हैं तो ये ग्रेट रिसेशन के नाम से जाना जाता है। और अब जो हम देख रहे हैं 2008 से लेकर 2025 का जो समय है, ये भी एक महान रिसेशन का समय है। और भले ही राष्ट्राध्यक्ष दबे जुबान से इस बात को कभी कभार कहते हों, मगर ये सही है कि इस समय पूरी दुनिया में मंदी है और मंदी के कारण ही राष्ट्राध्यक्ष अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। वजह बहुत साफ है कि जैसे जैसे शनि राहु के करीब आएगा वैसे वैसे आपकी परेशानियां बढ़ने वाली हैं। खासकर जो मासेस के ऊपर में शनि का जो असर है वो ज़्यादा पड़ने वाला है। खासकर उन लोगों पे इसका असर ज़्यादा होने वाला है जिन्होंने बहुत बड़ा सिस्टम तैयार किया। बहुत साफ तौर पर मेरा इशारा अमेरिका की तरफ है, मेरा इशारा यूरोप की तरफ है, मेरा इशारा कनाडा की तरफ है, मगर मेरा इशारा भारत की तरफ भी है। जिनके भी खर्चे बड़े हैं उनको रिसेशन का बहुत बुरा असर पड़ेगा। हालांकि चीन और भारत में पर्सनल कंजम्पशन बहुत अच्छा है, इसलिए ये शायद देश बड़ी आसानी से इस परिस्थितियों को झेल जाए क्योंकि हमारा खुद का कंजम्पशन बहुत अच्छा है, मगर बाकी दुनिया में इसका बुरा असर दिखाई पड़ेगा। मतलब यस, महामंदी करीब दिखाई पड़ती है। आपने अभी रिसेशन की बात की और आपने अभी अमेरिका की बात की, तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि अमेरिका टूट सकता है? देखिए, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प दूसरे टर्म में आए हैं, मुझे बोरिस येल्सिन याद आते हैं। यूएसएसआर के टूट से पहले बोरिस येल्सिन ने यही नारा लगाया था कि रशिया को फिर से हम रिस्टेबल करेंगे, और उसी नारे पर वो वापस चल करके दूसरी बार जीते थे। और मैंने करीब देखा कि कह सकता हूँ कि बोरिस येल्सिन जो थे वो अपना आपा खो बैठे थे दूसरे टर्म में। और यदि हम डोनाल्ड ट्रंप को देखें तो करीब करीब वही बात दिखाई पड़ती है कि डोनाल्ड ट्रंप भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई पड़ते हैं और उनके कुछ निर्णय बड़े हास्यास्पद लगते हैं से कि अगर वो यूरोप से अपना नाता तोड़ रहे हैं तो सवाल यह है कि फिर यूएसए रहेगा कैसे, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यदि वो पूरे यूरोप से अपना संबंध तोड़ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें चौधरी कौन बोलेगा? एक दूसरा, उन्हें डर है कि रशिया से उनके सीधी कन्फ्रंटेशन ना हो। अगर ऐसा हुआ तो चीन और रशिया अमेरिका को बड़ा घात लगा सकते हैं और अमेरिका की इस समय स्थिति अच्छी नहीं, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध से भाग रहे हैं। सही बात यह है। और इसके भागते समय वो एक मैसेज भी लोगों में जा रहा है कि भाई ही इज़ अनेबल, वो एक कमज़ोर राष्ट्रपति हैं और वो अमेरिका में जो ग्रेट अमेरिका और अमेरिकन फर्स्ट का जो नारा लगा रहे हैं, एक्चुअली वो नारा दूसरी तरह से लोगों में साउंड कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि असहाय अमेरिका है, जो सारी दुनिया से लोग वहाँ काम करने जाते थे उन्होंने उन्हें वापस करना शुरू कर दिया कैदियों की तरह, और अब उनको कहना है कि अमेरिकन फर्स्ट। मगर सवाल ये है कि जब आपने जर्मनी में या कनाडा में अपनी संस्थाएं सेनाएं रखी होंगी तो जाहिर है किसी पॉलिटिकल एग्रीमेंट के तहत रखी होंगी, और आज आप भगदड़ में उस जगह से अपनी सेनाएं उठा रहे हैं, लोगों को वापस भेज रहे हैं, अमेरिकन फर्स्ट का नारा लगा रहे हैं, आप रिवर्स टैक्स लगा रहे हैं, प्रोपोर्शनेट टैक्स लगा रहे हैं, आप अनाप शनाप टैक्स भी लगा रहे हैं, आप अलग अलग देशों में सैंक्शंस लगा रहे हैं, आप बहुत हड़बड़ाए हुए हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत असहज हो रही है, आप आए दिन राष्ट्राध्यक्षों का अपमान करते हैं। ये सब क्या बताता है? ये सब बताता है कि आप सहज नहीं हैं या आपका अमेरिका सहज नहीं है। और यदि अमेरिका सहज नहीं है तो फिर मान लेना चाहिए कि एक चौधरी और लुढ़कने वाला है और एक नया चौधरी पैदा होगा। तो बहुत साफ तौर पे है कि इसी तरह की हड़बड़ाहट में कभी यूएसएसआर टूटा था जब 40 फ्रंट खोल दिए थे पेंटागन ने, और अब शायद रशिया ने
ठीक उलट इसका इसका एक एक्सपेरिमेंट किया, जो एक्सपेरिमेंट कभी अमेरिका ने रशिया के साथ किया था। तब मेरा ख्याल है कि उस समय भी शायद शनि के साथ में राहु था और अभी भी शनि के साथ में राहु है। पर सवाल यह है कि इस बार शनि राहु के पास मीन राशि में है और ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर परिणाम लेकर आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि अमेरिका अपने यूरोप में या अपने स्टेट्स के साथ में थोड़े कमज़ोर पड़ सकते हैं। यस, अगर बहुतायत में बड़े पैमाने पर कहें तो इसके टूटने की संभावनाओं से इनकार नहीं। तो क्या ये माना जा सकता है कि चीन और रशिया एक बड़ी ताकत के रूप में सामने आने वाला है? एग्जैक्टली यही तो शनि और राहु का कहना है कि भाई हम नए नेता पैदा करेंगे। जिन लोगों ने भी दुनिया में बहुत रौबदारी की है, अब उनका समय खत्म। अब एक नए रौबदार लोगों की, तो एक नया चौधरी पैदा होगा, है ना। तो एक नया चौधरी रशिया, एक नया चौधरी चीन, बीच का चौधरी जो होगा वो भारत होगा। मतलब जो पावर है वो यूरोप से मूव करके एशिया की तरफ आएगा और जो दो बड़े पावर हैं जिसे हम रशिया और अमेरिका कहते हैं, उसमें जिस तरह से यूएसआर का कोलैप्स हुआ, इस तरह के अमेरिका के कोलैप्स की संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। और इसी तरह से अब एक नया चौधरी पैदा होगा चीन का, जो अमेरिका की जगह लेगा। मतलब कुल मिलाकर के जो ये चंद्रग्रहण आ रहा है, जो चंद्रमा के साथ चंद्रमा सिंह राशि में बैठकर जो पूर्ण चंद्रग्रहण 14 मार्च को देखते हैं और जो 29 मार्च का समय देखते हैं, इसमें ऐसा लगता है कि बहुत कुछ शांति से नहीं होगा। ये जो सत्ता का परिवर्तन है, इसके पीछे कोई बड़ी आपदा आएगी, वो चाहे युद्ध के रूप में हो, उसके बाद में ये चीज़ें ठीक होंगी। मतलब बहुत साफ है कि चाहे वैश्विक रूप से देखें, चाहे व्यक्तिगत रूप से देखें, शनि राहु के परिवर्तन, दो चंद्रग्रहण, खासकर दो ग्रहणों का, मतलब एक चंद्रग्रहण एक सूर्य ग्रहण का बहुत बुरा असर सारी दुनिया की इकॉनमी पर पड़ने वाला है। और एक अच्छा असर ये है कि जो पुराने सरदार थे, वे सरदार पुराने असरदार नहीं होंगे, पर कुछ नए सरदार पैदा होंगे जो बेहद असरदार होंगे। मतलब ऐसा लगता है कि सत्ता के जो केंद्र में बड़े परिवर्तन की संभावनाएं ये शनि देगा। अब आपको लगता होगा कि एक पंडित जो है एक जर्नलिस्ट की तरह एनालिसिस कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं। काल पुरुष के दशम स्थान का स्वामी शनि होता है। जब ये 12वें स्थान मीन राशि में जाता है तो जाहिर है कि जो सत्तासीन है वो अपनी सत्ता खोता है, और जब ये राहु के साथ में आता है तो सत्ता के साथ में अपनी क्रेडेंशियल भी खोता है। तो क्रेडेंशियल खो करके अपनी सत्ता खोता है। इसका बहुत साफ मतलब है कि उसी जगह पर कोई एक नया सत्ताधीश आता है और जो सत्ता का नेतृत्व करता है। मतलब बहुत साफ है कि देश और दुनिया में नए नेता, राष्ट्र के अंदर में नए नेता, समाज के अंदर नए नेता, घर के अंदर नए नेता या नए काम करने वाले लोग दिखाई पड़ेंगे। ये इस समय का एक अच्छी बात होगी। और जो पुराने हैं वो उन्हें सम्मान पूर्वक या असम्मान पूर्वक हटाया जाएगा। ये भी आप देखेंगे। और ये सारी घटनाएं ये न्यूक्लियस हैं बिल्कुल। मतलब व्यक्ति के जीवन में घटेंगी, समाज में घटेंगी, देश में घटेंगी और दुनिया में घटेंगी। और कमोबेश सभी राशियों पर इसका असर दिखाई पड़ेगा। आपने अभी अमेरिका की बात की, चीन की बात की, रशिया की बात की। इस बीच आप भारत को कहाँ पाते हैं? भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, अगर हम कर्क राशि को देखें और कर्क राशि में अगर हम शनि को देखें या राहु को देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे बीते जब मीन राशि में राहु थे तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है बहुत अच्छी नहीं थी। यदि हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनकी राशि वृश्चिक है और वृश्चिक राशि से हम मीन राशि में पड़े हुए राहु को देखें तो ऐसा लगता है कई बार जो मुझे लगा कि किंग कर्तव्यता, यानी एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन दिखाई पड़ता है। व्हाट टू डू, व्हाट डू नॉट, ये समझ में नहीं आ रहा है सत्ता को। तो इस तरह की चीज़ें तो दिखाई पड़ रही हैं। मगर एक अच्छी बात यह है कि चौथे स्थान में शनि है, मोदी जी की प्रतिष्ठा फिर भी बनी हुई है। भले ही चाहे वो किंग कर्तव्य दिखाई पड़ते हों, मगर प्रतिष्ठा उनकी बनी हुई है। और मगर अगर राष्ट्र के नज़रिए से देखें तो भारत की जन्मलग्न कर्क राशि, इनकी जो जन्मलग्न वृषभ राशि कर्क है, तो ऐसी स्थिति में राहु का भाग्य स्थान में और शनि का अष्टम स्थान में होना राहु के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं दिखाई पड़ सकता। भारत के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं दिखाई पड़ सकता। यहाँ ग्रोथ में थोड़ी सी परेशानी है और सीमा पर कुछ बड़े बमचक दिखाई पड़ सकते हैं, खासकर जब 29 मार्च के बाद में जब शनि राहु के साथ जाएगा। मतलब यस, सीमावर्ती राष्ट्रों के साथ में हमारे रिलेशन ज़्यादा खराब हो सकते हैं और ये एक बड़ी विभीषिका में भी कन्वर्ट हो सकता है। आपने मोदी जी की बात कही, हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में, उनका इस बीच क्या रहने वाला है? देखिए, अगर हम चंद्रग्रहण की बात करें तो चंद्रग्रहण इस समय सिंह राशि में पड़ रहा है। सिंह राशि की चंद्रग्रहण को अगर हम देखें तो मैंने लिखा है कि
सिंह राशि वाले जातकों के लिए चंद्रग्रहण कैसा रहेगा, तो हम देखते हैं कि जो सिंह राशि वाले जातक, वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, उनके लिए ग्रहण जो है वो बड़ा सुख समृद्धि देने वाला है, मनोबल काफ़ी अच्छा रहेगा। और जहाँ तक सवाल है शनि के ट्रांजिट का, तो शनि चतुर्थ स्थान से पंचम स्थान में जाएगा तो जैसा ही रहे कि राज्य सत्ता अच्छी होगी, मगर जो पंचम स्थान से राहु चौथे स्थान में आएगा तो ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अप्रतिष्ठा 18 मई के बाद में दिखाई पड़ती है। थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अदरवाइज सो फार एज नरेंद्र मोदी इज कंसर्न, जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, निजी तौर पर ये जो चंद्र ग्रहण है ये तो उनके लिए फलदायी है ही, पर जो शनि का ट्रांजिट, राहु का ट्रांजिट, जो गुरु का ट्रांजिट होने वाला है वो भी इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एक बात जरूर है, कुछ लोग कह सकते हैं कि गुरु के ट्रांजिट में कि जो गुरु है वो मिथुन राशि में जो प्रवेश करेंगे तो गोचर से वृश्चिक राशि के गोचर से अष्टम स्थान में जो गुरु है वो 14 मई के बाद में मोदी जी को लगभग 1 वर्ष तक परेशान कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। शनि की मीन राशि में प्रवेश से क्या तृतीय विश्व युद्ध की संभावना है? ये एक प्रश्न अधूरा है। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे और उस जगह पर पहले से ही राहु होंगे और काल पुरुष की ये 12वीं राशि है मीन राशि, और अगर हम देश और दुनिया का हाल देखें तो दुनिया हर देश करीब हर देश अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी या अव्यवस्था या कम कमाई के दंश से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में युद्ध की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं और माना जा सकता है कि समय थोड़ा सा पैनिक होगा। और जैसे आपने कहा कि मीन राशि में जब शनि आएगा तब राहु के साथ में जब होगा तब बड़ी विभीषिकाएं आ सकती हैं, ऐसा मेरी मान्यता है। अभी मेरे हाथ में ये भविष्य मालिका पुराण है, इसको भी मैंने थोड़ा सा स्टडी किया जी। तो इसमें काफ़ी सारी समस्याओं के बारे में उल्लेख है, जैसे आर्थिक संकट है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, महामारियां हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ये भविष्य मालिका है, अगर हम भविष्य मालिका की बात करें तो इसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं। जैसे प्राकृतिक आपदा है तो वैश्विक महामारी के रूप में हमने देख लिया कि कोरोना आए, अभी भी वायरस चल रहा है जिसके कारण बड़ी कैजुअलिटीज आ रही हैं सारी दुनिया में, मतलब हम अभी कैजुअलिटी से बाहर नहीं हैं। दूसरा आता है कि भाई आर्थिक संकट, तो हम देख रहे हैं कि महंगाई और आर्थिक संकट ज़्यादातर देशों में बहुत गजब का फैला हुआ है, जिसके चलते ज़्यादातर देश एक बड़े संकट से जूझ रहे हैं। फिर एक तीसरा इम्पैक्ट आता है इसका प्राकृतिक आपदाएं और दुर्घटनाएं। तो अगर अभी देखें तो अभी आपने देखा कैलिफोर्निया के जंगल में आग लगी या अलग अलग जंगलों में आग लगी या कहीं कहीं पर वर्षा या कहीं पर अतिवृष्टि ये सब संकेत है कि प्राकृतिक आपदाएं बड़ी तेजी से आ रही हैं और हमें समझना चाहिए। चौथा इम्पैक्ट होता है सामाजिक और राजनीतिक आध्यात्मिक परिवर्तन का। तो अभी आप देख भी रहे हैं कि एक खास तरह का धर्म जो है, एक खास तरह का अध्यात्म जो है वो पूरे देश में छाया हो, पूरी दुनिया में छाया हो। इसे आप लोग क्या बोलते हैं, रिपब्लिकन्स, राष्ट्रवाद। क्या एक खास तरह का राष्ट्रवाद, एक खास तरह का अध्यात्मवाद, एक खास तरह का राजनीतिकवाद है। ये पूरा राजनीतिक है। हाँ, मुझे नहीं पता कि राष्ट्रवाद है कि नहीं है, क्योंकि राष्ट्र किसे कहते हैं, है ना, है कि भाई हम बोलते हैं कि अपराध टॉलरेबल नहीं है, और अडानी जी के ऊपर अमेरिका में जाकर के अपराध करने का या ब्राइब देने का आरोप लगता है। तो जाहिर है कि इस तरह के जो भ्रष्टाचार हैं वो टॉलरेबल हैं, तभी तो ये सब हो रहा है। लगातार हम देख भी रहे हैं कि लगातार चीज़ें हवा में तैर भी रही हैं। मतलब जिस तरह की शुचिता या जिस तरह की बड़ी बड़ी बातें हमने कही, उन बड़ी बातों को हम देख नहीं पा रहे हैं। जाहिर है कि बड़ी बातें बन करके रह गई। ऐसी स्थिति में क्रेडेंशियल्स की कमी तो है ही है निश्चित तौर पर। तो ये एक बात जो आपने कही कि भविष्य मालिका में एक बात लिखी है कि भाई बड़े सैद्धांतिक परिवर्तन होंगे और वही परिवर्तन अल्टीमेटली धर्म की स्थापना के लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे। अब एक मन में अभी प्रश्न आ रहा होगा कि जो बड़े परिवर्तन आ रहे हैं वो कितने मुकम्मल होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये मुकम्मल नहीं होंगे,
इससे भी बड़े परिवर्तन और परिवर्तनों के अंदर में भी परिवर्तन की संभावनाएं लगातार बनी है। मतलब अभी जो आने वाला समय है, आने वाला 3 वर्ष या 3.5 वर्ष वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है और इसमें कुछ तो अभी निर्णय बदलेंगे, कुछ और आगे, फिर कुछ और आगे, ऐसे लगातार 3 साल काफ़ी संकट का है। तो ये चंद्र ग्रहण जो है आम जनमानस पे क्या असर डालने वाला है? एक एक करके बात कर लेते हैं। मैंने कुछ गणना की है, क्योंकि जब सिंह राशि में जब पड़ेगा तो जाहिर है कि मेष राशि वाले जातक बहुत ज़्यादा चिंता या बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव से पीड़ित हो सकते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शारीरिक और मानसिक व्यथा थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। मिथुन राशि वाले जातक आर्थिक लाभ पा सकते हैं। यदि कर्क राशि की बात करें तो इन्हें मोटे हानि की संभावनाएं बन सकती है। सिंह राशि में तो ग्रहण है ही है, तो जाहिर है कि काफ़ी बाधा और घात का सामना करना पड़ सकता है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि प्रारंभिक रूप से नुकसान की संभावनाएं, मगर अल्टीमेटली बड़े नुकसान की संभावनाएं बन सकती हैं। तुला राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लाभ के योग बड़े प्रबल हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इनके लिए भी जो परिस्थितियां हैं वो काफ़ी फेवरेबल होंगी, सुख की प्राप्ति होने वाली है। धनु राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि सम्मान में कमी की संभावनाएं हैं। और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि एक खास तरह का कष्ट या आकस्मिक परेशानी या आकस्मिक हानि आपका इंतजार कर रही है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देखें कि स्त्री संबंधी चिंता, मतलब लाइफ पार्टनर से संबंधित चिंता हो सकती है। और मीन राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस राशि वाले जातकों के लिए बहुत जरूरी है कि ये भगवान सूर्य को अर्घ्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो इन्हें फायदा होगा। कुल मिलाकर के ये 12 राशियां और अपने ग्रहों की स्थितियां मैंने बताई कि ये काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है। और जाहिर है कि जो 14 मार्च के ग्रहण है या 29 मार्च के ग्रहण है या फिर 29 मार्च का ट्रांजिट है या 14 मई का ट्रांजिट है या फिर 18 मई का ट्रांजिट है, तो 14 मई को गुरु, 18 मई को राहु और 29 मार्च के आसपास में हम देखते हैं कि हमारे जो ग्रहों के जो बड़े परिवर्तन है या ग्रहण है, इसका बड़ा नेगेटिव असर पड़ सकता है। और इससे बचने के लिए हमें 5 चीज़ों का एकदम ध्यान रखना चाहिए कि हम नाम का जाप करें, दान करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें। जाहिर रहे कि इस समय परम पवित्र रहने की चेष्टा करें और अधिक से अधिक दान करते रहें। ऐसा करने से आपके जीवन में सब प्रकार की समृद्धि होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि होली कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। जो पूर्ण चंद्रग्रहण है उसका होली पर क्या असर पड़ेगा, होली के समय हमें होली खेलते समय क्या अपने रंगों का चुनाव करना चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण की, जो 29 मार्च को पड़ने वाला है। हम उस सूर्य ग्रहण में समझने की कोशिश करेंगे कि सूर्य ग्रहण का सोसाइटी पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना। विनोद जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे कार्यक्रम को सराहा नहीं हो तो सराह लीजिए। बेल आइकन दबा करके आप अपनी सारी नोटिफिकेशन जो है हमारी ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारे जो अग्रज हैं, जो हमारे जो अगली पीढ़ी के लोग हैं, है ना, आप उनके साथ सतत बने रहें और हमें कॉल करते रहें, हमारे इस कार्यक्रम को सराहते रहें। हम आपकी सलाह से अगला एपिसोड बनाना चाहते हैं। तो यदि आपको लगता हो कि किसी विषय पर आपको हमारी सलाह चाहिए तो ऐसी स्थिति में वो सलाह लिख भेजें, निश्चित तौर पर हम उसका एक एपिसोड बनाएंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। ढेर सारा प्यार पाने के लिए तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।